नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में कल से एक मतलब देश के भविष्य को लेके एक इम्पॉर्टेंट बहस चल रही है और इम्पॉर्टेंट बहस यह है कि जो हमारा जो संविधान है उसको बीजेपी सरकार एक अपने नए चश्मे से देखती है। एक तो चश्मा जो चश्मे की दुकान है वो नागपुर में है, नागपुर में से वो चश्मा खरीदा जाता है और फिर दिल्ली में आके उस चश्मे का इंटरप्रिटेशन होता है। लार्जर चीज़ यह है कि जो हम सब लोग एक बहुत बेसिक स्टूडेंट होने के नाते संविधान के तीन पक्ष, तीन चीज़ें हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। अब हाल के दिनों में क्या हो गया है कि जो कार्यपालिका है, जो सरकार है, ये सरकार का अपना एक ढंग है चलने का कि भाई इसके बीच में विधायिका भी ना आए और इसके बीच में लेजिस्लेचर भी ना आए, न्यायपालिका भी ना आए और इसका जो मन आए वो करे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बार बार देखा जा रहा है। जिस तरह से मिसयूज ऑफ जो संवैधानिक संस्थाएं उनका मिसयूज, एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से कंट्रोल, नए नए वो कानून लाना, नया नया अमेंडमेंट करना और अमेंडमेंट ऐसा कि आप अपने मतलब आप इस तरह का एक माहौल बना रहे हैं कि आपके विपक्ष में कोई भी खड़ा हो जाए उसको आप जेल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए, उसकी सदस्यता ले लीजिए और आप ही आप रहें। आप इलेक्शन कमीशन बेईमानी करे, वोट चोरी करे, वोट का डाका डाले, आप नहीं बोल सकते हैं। आप बोले हम तो आपको जेल में बंद करेंगे, आपका चीफ मिनिस्टर मंत्री हैं तो हम आपको 30 दिन के अंदर निकाल बाहर करेंगे, आपको पद से हटा देंगे। अभी क्या हुआ कि अभी आज कल से सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज की एक बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, संवैधानिक पीठ ने, जिसमें चीफ जस्टिस गवाई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस चंद्रचूड़, ये 5 लोगों की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक इंपॉर्टेंट मसला जो देश के भविष्य को तय करेगा वो सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा है। और ये क्या सुन रहा है, जो हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने एक रेफरेंस भेजा है उस पर बातचीत सुनी जा रही है। इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए क्या है। बैकग्राउंड ये है कि बीजेपी के एक बड़े मतलब यशस्वी राज्यपाल आर रवि पहुंचे तमिलनाडु और तमिलनाडु में जाके उन्होंने, क्योंकि वहां से बीजेपी हार गई थी, दाएं बाएं अपना हुक्म चलाना शुरू किया और उस पूरे राज्य को तहस नहस करने में उन्होंने कोई कसर नहीं रखी। अब वो क्या करते थे कि सरकार की इंपॉर्टेंट मतलब जो विधायिका है, वहां की जो विधानसभा है, वो बिल पास करती है, उसका काम वो है, इसीलिए वो चुनी जाती है, सरकार उस पर बहस होती थी और फिर जब इनको भेजा जाता था तो ये उसके ऊपर बैठ जाते थे, कुछ काम ही नहीं करेंगे। चाहे वो मेडिकल में एडमिशन का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, नहीं करेंगे, जो करना है कर लो, कुछ इस तरह का एटीट्यूड था। तंग करना जितना हो सकता है उतना ये करते थे, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें विधायिका से पास होकर वो जाता है सेंट के लिए गवर्नर के यहाँ, और अगर वो उससे नहीं राजी तो वापस भेजते हैं, लेकिन जब अगर दोबारा विधानसभा भेजे तो मैंडेटरी होता है उसको पास करना। ये काफी बिल के ऊपर बैठ के कोई निर्णय नहीं ले रहे थे। अप्रैल 8, 2025 को एक डिवीजन बेंच, सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच जस्टिस परदीवाला और जस्टिस महादेवन ने एक ऑर्डर पास किया। तमिलनाडु सरकार जब आई सुप्रीम कोर्ट के, साहब ये हमारा कुछ काम ही नहीं करने दे रहे हैं, हमारे सारे बिल फंसे हुए हैं, ये उस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, सालों साल से उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो उसने ये कहा कि भाई जो ये पेंडिंग बिल हैं तमिलनाडु के, उसमें गवर्नर को टाइम लाइन से बांधा कि आप एक समय ले लीजिए और इस समय के बीच में आपको अपना निर्णय ले लेना है। मतलब यू हैव टू एक्ट ऑन दोज पेंडिंग बिल्स, क्योंकि रवि तो सालों साल बिल पे बैठ जाते थे। और उस डिसीजन में कहा कि ये चाहे प्रेसिडेंट रेफरेंस हो या कुछ भी हो, 3 महीने के अंदर आपका डिसीजन आ जाना चाहिए
और अगर ये डिसीजन नहीं आता है, कुछ भी नहीं आप बोलते, तो माना जाएगा कि बिल ऑलरेडी कानून बन गया, क्योंकि ये जो आप ये कहते हैं ना, ये अंतहीन नहीं हो सकता है। अंतहीन इसका इंतजार नहीं हो सकता कि आपके पास गया है तो आप उसको अंतहीन समय तक आप चुप नहीं रह सकते हैं। और खास करके जो एक 2 बार विधायिका ने पास किया हुआ है, ये एक डिसीजन आ गया। फिर मई 2025 में प्रेसिडेंट मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को 14 प्रश्न का एक रेफरेंस किया कि भाई आप इसमें मुझे राय दीजिए, इसमें क्या होता है। वो संविधान की धारा आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है कि इसमें क्या है। सुप्रीम कोर्ट का उसमें अपनी राय दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन है। खैर, उसी पे कल से सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। अटॉर्नी जनरल वेंकटा रमानी हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब हैं, तमिलनाडु के वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं, और केरल के वकील के वेणुगोपाल साहब हैं। अब सबके आर्गुमेंट चल रहे हैं और अजीब अजीब तरह के आर्गुमेंट दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल का मूल रूप से ये कहना है कि जो कोर्ट है वो टाइमलाइन नहीं लगा सकता। वो टाइम ये नहीं कह सकता है कि 30 दिन या 40 दिन या 50 दिन या इस केस में 90 दिन का वो नहीं कह सकता है, क्योंकि अब वो ये अब सुनिए, अब ये सब कुतर्क सुनिए, मतलब ये सब बड़े बड़े वकील हैं, देश के संविधान के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब गवर्नर का काम तो कोर्ट टेक ओवर कर ले रहा है, कि अगर वो कह रहा है कि 90 दिन में करो। और कुतर्क ये है कि संविधान ने जो कि समय सीमा नहीं दी है, इसलिए ये निश्चित है, तो आप समय सीमा कोर्ट क्यों मान रही है। संविधान निर्माताओं को नहीं पता था कि हमारे देश में इतने निकृष्ट दर्जे का एग्जीक्यूटिव और इतने निकृष्ट दर्जे के लोग आ जाएंगे जो इस देश के साथ इस तरह की हरकत करेंगे। इलेक्शन कमीशन उसका एक मुलाहिजा है। जो चैलेंज कर रहा था वहां, मतलब वो एक संवैधानिक संस्था राहुल गांधी का नाम ले लेके चैलेंज कर रही थी कि माफी दो, माफी करो। वो कहीं से लग रहा था कि संवैधानिक संस्था का कोई व्यक्ति एक सड़क छाप बीजेपी के नेता की तरह वो कर रहे थे। तो ये संविधान निर्माताओं को नहीं पता था कि इतने सड़क छाप लोग इन संस्थाओं में आ जाएंगे। अब बार बार अटॉर्नी जनरल कहना है कि टाइम लिमिट नहीं है, तो जस्टिस सूर्यकांत का उसमें एक ऑब्जर्वेशन आया। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत अभी बहुत चाहते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने SIR में कह दिया भाई 65 लाख चीज़ें अपलोड करो, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत किस तरफ से खेलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किस तरफ से देखते हैं, ये सबको मालूम है। जस्टिस सूर्यकांत ने एक वर्ड यूज किया, एग्रीजियस। अब एग्रीजियस का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो ये है कि एक्सट्रीमली बैड इन अ वे दैट इज वेरी नोटिसेबल। ये उन्होंने यूज किया है एग्रीजियस तमिलनाडु के गवर्नर साहब का उस बिलों के ऊपर बैठ जाने का। और उनका कहना है कि इस सिचुएशन को डील करने के लिए वो जजमेंट आया है, ये रेगुलर नहीं, कुछ इस तरह की बातें उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने पूछा 2020 से बिल रखा हुआ था, तो अटॉर्नी जनरल साहब नहीं, वो एक सेकेंडरी बात है, कब से रखा हुआ, वो घुमाने की कोशिश की। आप 2020 से बिल रखे रहेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं ये उनकी पावर है। उनका बार बार ये कहना है अटॉर्नी जनरल साहब का कि अगर आपने ये इसको मान लिया तो ये एक प्रेसिडेंस की तरह यूज किया, बिल्कुल यूज किया होना चाहिए। आप बैठे रहेंगे, केरल में आप तंग कर रहे हैं, बंगाल में आप तंग कर रहे हैं, आप कर्नाटका में जहां जहां आपकी सरकारें नहीं है वहां आपका जो गवर्नर है वो बीजेपी के नेता की तरह वहां की सरकार को तंग कर रहा है। भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपके गवर्नर साहब जो कोश्यारी थे महाराष्ट्र में, उन्होंने सुबह 4-5 बजे शपथ करा दी थी संविधान की मूल भावना के अगेंस्ट। अब जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उनका कहना यह है कि जो आर्टिकल 143 के तहत जो रेफरेंस किया है प्रेसिडेंट साहिबा ने, वो आप उसका इंटरप्रिटेशन ये ना हो जाए कि जो तमिलनाडु का ऑर्डर है, तमिलनाडु के गवर्नर का,
उसको ये अपील की तरह अपना यूज करने लगी। मतलब एक ऑर्डर हो गया है उसके तहत, अब उसकी अपील जैसे इसको ना ट्रीट करने लगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि तमिलनाडु का जजमेंट सही है गलत वो एग्जामिन नहीं हो रहा है, ये कोई अपील नहीं है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे सूर्यकांत ने भी कहा कि इस समय जो कोर्ट आपसे सब बात चल रही है वो एडवाइजरी रोल में है, वो कोई अपील के रोल में नहीं है। और जो भी हो इस हम आज जो भी अब इसके बाद हम जो भी सुन के फैसला करेंगे या जो भी रेफरेंस के पे अपनी राय देंगे वो उस जजमेंट पे ओवर रूलिंग नहीं होगा, उन्होंने साफ साफ कहा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि व्यूज कैन बी ओवर रूल्ड, डिसीजंस कैन नॉट बी, ये डिसीजन यहां पे नहीं ओवर रूल होगा। अब तुषार मेहता का एक अंतिम में एक कुतर्क सुन लीजिए। मतलब ये लोग संविधान के ये सबसे बड़े न्याय के इंटरप्रेटर हैं इस देश की, क्या इंटरप्रिटेशन है वो सोच लीजिए। वो कह रहे हैं कि एज पर आर्टिकल 200 जो गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होते हैं जब वो एक विधानसभा से बिल आता है उसके पास। तो कहते हैं पहला ऑप्शन है कि वो गवर्नर एसेंट दे दे, उस पर अपनी सहमति दे दे। दूसरा है कि उसको सहमति को विदहोल्ड कर ले, विदहोल्ड द एसेंट। तीसरा है कि रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसल्टेशन, प्रेसिडेंट को भेज दे कंसिडरेशन के लिए, भाई आप देख लीजिए। और चौथा है रिटर्न द बिल टू द असेंबली। ये उन्होंने एक नया चौथा ले आए हैं कि विदहोल्ड करने, एसेंट को विदहोल्ड करने की उसकी एक पावर है, ये एक नया इंटरप्रिटेशन ले आए हैं। तो इस पे बिल्कुल क्लियर है, मतलब ये तो सामने सामने दिखाई दे रहा है कि अगर गवर्नर, अच्छा, और तुषार मेहता साहब का कहना यह है कि अगर वो बिल को विदहोल्ड कर रहा है इसका मतलब बिल इज डाइंग, मतलब बिल को रिजेक्ट कर रहा है एक तरह से। और इसमें कहीं नहीं संविधान में लिखा है कि इट इज टू बी रिटर्न टू द असेंबली, ये उसकी पावर है। वो विदहोल्ड करने का मतलब यह है कि द बिल विल डाई। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनसे पूछिए कि भाई विदहोल्डिंग बिल का मतलब बिल खत्म। तो तुषार मेहता कहते हैं कि संविधान ने ये पावर गवर्नर को दे रखी है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत स्पष्ट इस पे व्यू है, उनका कहना है कि इसका मतलब सारी पावर गवर्नर के पास रहेंगी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और चुनी हुई सरकार जो विधायिका है वो गवर्नर के रहमो करम पे रहेगी। उसको भाई गवर्नर साहब जब चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। इस तरह का, मतलब कड़े शब्द क्या यूज करें, इस तरह का एक गोरख धंधा सुप्रीम कोर्ट में इस देश के जो हु आर सपोज टू बी अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, जो देश के संविधान को ठीक से रखे हैं, वो एक पार्टी विशेष के हित के कारण इस तरह के कुतर्क को गढ़ के मेरे ख्याल में मतलब देश के संविधान को कहीं ना कहीं मजबूती देने के बजाय कमजोर कर रहे हैं। मैं एक अंतिम बात कह के इसलिए खत्म करूंगा कि जो आज संविधान का 130वां संशोधन बिल पेश हुआ सदन में, संसद में, और उसको अब जेपीसी के लिए भेज दिया गया है। वो बिल, मतलब ये आपको सुन के अजीब सा लगेगा, वो अजीब सा बिल है जिसपे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी मंत्री, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहता है, अभी कोई ट्रायल नहीं हुआ है, सिर्फ जेल में रहता है, तो अपने पद से हटा दिया जाएगा। और ये केवल एक कारण से किया जा रहा है कि जितने ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर हैं, जितने ऑपोजिशन के मंत्री हैं, उनको ईडी, सीबीआई, इस तरह के जो भी इनकम टैक्स की तरह एक नया खिलौना और मिल जाए, उनको डराने का, धमकाने का और ये कहने का हम तुम्हें तुम्हारे पद से हटा देंगे। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। भाई आप बिल्कुल आप ये कहते हैं ना, मैं बिल्कुल मानता कि अमेंडमेंट ये आता और कहते कि 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर ये जो इस तरह के पद पे बैठे हुए लोग हैं उनकी फाइल, उनकी जांच करके खत्म करिए। 2 साल बाद आप बता रहे हैं नहीं ये गिल्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी के वो जैन साहब हो, चाहे कोई भी हो, हेमंत सोरेन हो, आप एक नहीं ये तो गिल्टी नहीं है। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर ये जांच पूरी होनी चाहिए? मेक दैट अमेंडमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, वो आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपका पिछले 20-22 वर्षों में आप किसी को सजा नहीं करवा पाए हैं। आप केवल
मतलब जो खास करके 2014 के बाद जिस तरह से ईडी काम कर रही है वो केवल और केवल विद्वेषपूर्ण है, विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके जो नेता हैं उनको तंग करने के लिए है, या उनको मजबूर करने के लिए है कि वो विपक्षी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ले। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।